हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके मीनिंग, नेचर, स्कोप, इवोल्यूशन और ग्रोथ के बारे में जानेंगे कि कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है, इसके विकास और वृद्धि कैसे हुई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरे विश्व में सारे कई देश आएंगे और इकट्ठे मिलेंगे किसी एक पर्पज़ के लिए, और मेनली वो पर्पज़ होता है विश्व शांति, समृद्धि, आर्थिक तौर पे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होता है, उसको पूरा करना। क्योंकि कोई भी देश अपने आप में पूरा नहीं होता, उसे किसी न किसी देश की आवश्यकता ज़रूर होती है अपने इच्छाओं को, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। हम परिचय पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहली ही बात ये आती है कि कोई भी राज्य एकाकी जीवन व्यतीत करने में असमर्थ होता है। जैसे अगर हम अपने एक व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति समाज में क्यों रहता है? सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अकेला अपने सारे काम पूरे नहीं कर सकता, उसे किसी दूसरे की नीड रहती है, उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। इसीलिए वो समाज में एक ग्रुप में आता है, और इसी के चलते जैसे जैसे शहर बनते हैं, फिर बड़े स्टेट बनते हैं, स्टेट बन के फिर कंट्री बनती है, और एक कंट्री भी वैसे ही बिहेव करती है जैसे एक व्यक्ति करता है। जैसे एक व्यक्ति की नीड्स दूसरे व्यक्ति के साथ रह के पूरी होती हैं, वैसे ही एक कंट्री की नीड भी दूसरी कंट्री के साथ रह के ही पूरी होती हैं। इसी में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी क्यों हमें। देखिए, प्राचीन काल में जो भी युद्ध हुआ करते थे, तो युद्धों में क्या था, एक योद्धा या एक सैनिक जो हुआ करता था वही युद्ध लड़ता था। आज के समय में आधुनिक तौर पे क्या हो गया है कि उस युद्ध का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से उस युद्ध में शामिल हो जाता है। जैसे कि युद्धों का स्वरूप बदला है, उसमें उनका आकार बदल गया है, जो अस्त्र शस्त्र हैं वो बड़े हो गए हैं, तो युद्धों में परिवर्तन आया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो प्रमुख महत्व है वो यही है, युद्धों को रोका जा सकता है इनके जरिए, और शांति और समृद्धि के लिए भी ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। समृद्धि का जब हम नाम लेते हैं तो आएगा आर्थिक तौर पे हम एक दूसरे के कार्यों में मदद कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और अंतर्राष्ट्रीय इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मैंने यहाँ आपको इंग्लिश में इसीलिए बताया कि थोड़ा इजी रहेगा। देखिए, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता क्या होती है कि आपकी नेशनल सोवरेनिटी, एक अकेला देश अपने आंतरिक फैसले लेने में खुद सक्षम होता है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता, या फिर कोई दूसरा उसके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। परंतु साथ में ही यहाँ ये भी बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरडिपेंडेंस है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय इंटरडिपेंडेंस? इसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर किसी न किसी कारण को लेके, किसी ज़रूरत को लेके निर्भर रहता है। हमारी ज़रूरतें, जैसे हम आयात निर्यात करते हैं, हमारी यहाँ जो ज़्यादा चीज़ें बनती है वो हम बाहर भेजते हैं, निर्यात करते हैं उन चीज़ों का, और ऐसी चीज़ें जो दूसरे देशों में ज़्यादा होती हैं और हमारे देश में जिनकी खपत की ज़रूरत है वो हम आयात करते हैं, और इसी को ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड के जरिए भी आर्थिक तौर पे एक दूसरे देश में संबंध स्थापित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ क्या है? अगर मूल शब्दों में देखा जाए तो इसका कुछ अर्थ होगा। अर्थ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का एक औपचारिक संगठन होता है। औपचारिक मतलब फॉर्मल संगठन होता है जिसमें नियम होते हैं। फॉर्मल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ नियमों से बंधी हुई हो वो औपचारिक होती है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग की प्राप्ति के उद्देश्य से ही की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, जो युद्ध पहले होते थे उनका आकार बड़ा हो गया है, युद्ध वैसे नहीं रहे हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। पहले युद्धों की एक ओपन ग्राउंड में जाके युद्ध होते थे, ऐसे युद्ध होते थे जिनमें बहुत व्यापक रूप में, जैसे कि एटम बॉम्ब जब से आए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जब से आए हैं, तो उसमें बहुत व्यापक रूप में चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उसका भुगतान करती हैं। परंतु पहले ऐसा नहीं था, जैसे तलवारों से लड़ाइयाँ हुआ करती थी।
आगे इसमें शामिल होने वाले राज्य अपनी प्रभुसत्ता को नष्ट नहीं होने देते हैं। कैसे नष्ट नहीं होने देते? उनकी जो प्रभुसत्ता है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। उनके आंतरिक मामलों में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हस्तक्षेप नहीं करता, कोई दूसरा देश इस बात को लेकर हस्तक्षेप नहीं करता कि आपने ये फॉरेन पॉलिसी आपकी कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, आप इस जगह पे ये काम क्यों कर रहे हैं। वो आंतरिक मामले उनके खुद के होते हैं, उनके लिए वो कहीं भी बाध्यकारी नहीं होते। हालांकि ये भी यहाँ एक मेन पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होना एक प्रत्येक या इंडिविजुअल कोई भी कंट्री की इच्छा हो सकती है, ये ऐच्छिक है, न कि बाध्यकारी। इसमें सदस्यता लेना कहीं भी बाध्यकारी नहीं होता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मूल विशेषताएं या प्रकृति। इनकी मूल विशेषताएं क्या है, कैसे ये कार्य करती हैं, इनमें लोगों को या देशों को ये कैसे लुभाती हैं अपनी तरफ कि इनकी सदस्यता कोई भी देश लेने को राजी हो जाता है। पहला ही पॉइंट है, प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का औपचारिक संगठन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कुछ नियम कानून होते हैं और जहाँ नियम कानून होंगे वहाँ पर किसी भी देश का शोषण नहीं होगा, प्रत्येक देश को समानता का दर्जा दिया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा। तो वहाँ पर कोई भी देश, छोटा बड़ा देश, अमीर गरीब पिछड़ा, बाद में स्वतंत्र हुआ या पहले इंडस्ट्रियलाइज या जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ चुका है, ऐसे समृद्ध देश भी उसमें साथ साथ एक जैसी सदस्यता दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इक्वेलिटी ऑफ मेंबर्स या सदस्यों की समानता। सदस्य जो हैं वो समान तौर पे देखे जाते हैं, कोई भी सदस्य जो है वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। या जैसे कि अमेरिका का भी एक वोट है, हमारा भी एक वोट है, ये सब चीज़ें वहीं चलती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा होती है, एक जनरल असेंबली। उसमें मतदान के समय प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है और प्रत्येक मत का मूल्य समान होता है। मीन्स वन कंट्री वन वोट। तो इक्वेलिटी ऑफ मेंबर्स। तीसरा है स्थायी अभिकरण हो, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, स्थायी अभिकरणों व प्रक्रियाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन होता है। कैसे होता है कि यहाँ पर जो यहाँ की एजेंसीज होती हैं, मान लीजिए कि एक कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें कुछ एक एजेंसी होती हैं। मान लीजिए उसका एक व्यापक रूप है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें कुछ पार्ट्स हैं वहाँ की एजेंसीज, वहाँ के एक टाइप ऑफ ऑफिसेस, वो परमानेंट होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। वो परमानेंट एजेंसी होती हैं, उनके जो तौर तरीके होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। उन्हीं के चलते क्या होता है, सारे जो कंडक्ट होते हैं, वहाँ के जो कार्य होते हैं, उनका संचालन होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नीतियों का प्रयोजन। मीन्स कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय हितों की अपनी रक्षा करता है और उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी नीतियां मनवाने की कोशिश करता है। अपने प्रत्येक देश के जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी के आधार होते हैं। जो फॉरेन पॉलिसी जब बनाता है कोई भी देश, तो उसके नेशनल इंटरेस्ट उसके सबसे पहले आते हैं। उन्हीं को पूरा करने के लिए, एक दूसरे देश के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए ही वो उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हिस्सा लेता है और उन्हीं का वो आगे जाके प्रमोशन करता है, प्रयोजन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाध्यकारी शक्ति का अभाव। यहाँ पर कोई भी शक्ति बाध्यकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो किसी भी देश को किसी भी प्रकार से बाध्यकारी दिखाती हो, बाध्य करती हो। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसकी जो सदस्यता है वो कभी भी ली जा सकती है, कभी भी छोड़ी जा सकती है। इनकी जो बातें हैं वो सिर्फ एक सजेशन के तौर पे जाती हैं, न कि वो एक कंपल्शन के तौर पे कि उनको माननी ही पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है।
इनको एक सलाह दी जाती है। हाँ, परंतु इसमें एक अपवाद हम ज़रूर मानते हैं। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जब कोई भी देश इनके द्वारा दी गई गाइडलाइंस के ऊपर नहीं चलता है तो उस देश की जो सदस्यता है उनको रद्द नहीं किया जाता है। यहाँ तक ठीक है, परंतु आगे की चीज़ ये है, उनको रद्द ना करके उनकी जो धनराशि उनको सहयोग के मदद के तौर पे दी जा रही थी उसकी कटौती कर दी जाती है, उसके ऊपर एक रोक लगा दी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के आधार होते हैं नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, और उन्हीं के बढ़ावा उनको मिले, उन देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ के देखा जाए। वो जब इकट्ठे मीटिंग करेंगे तो एक दूसरे के आर्थिक सहयोग के लिए राज़ी होंगे, एक दूसरे की नीतियाँ जानेंगे, एक दूसरे के देशों के बारे में जानेंगे कि वो शांति प्रिय हैं, वो समृद्धि चाहते हैं, वो आर्थिक तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, और वो देश फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सहयोग करते हैं एक दूसरे को। इसी के साथ ये चैप्टर शुरू हो चुका है और इसको आगे ले जाके हम फिनिश करेंगे। 2 से 3 लेक्चर और होंगे। चलो अभी के लिए यहीं रोकते हैं इसको। धन्यवाद।